हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन एजुकेशन क्लासेस। जैसा कि इस बार कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में बीए थर्ड ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो एमसीक्यू पैटर्न से होंगी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर पेपर 1 जो है शिक्षा में मापन मूल्यांकन और सांख्यिकी, उससे आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं और आई होप ये आपकी परीक्षा में आपको हेल्प करेंगे। आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर लेसन को बहुत ही डीपली पढ़ें। ज़रूरत होती है ऐसी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है, तो मैंने जो बुक में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके लिए निकाले हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मापन का अर्थ है प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन। हम ये कह सकते हैं द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोर ऑफ द डेटा, कि जो कोई भी प्रदत्त हमारे पास हैं उनका जब अंकों के रूप में वर्णन किया जाता है तो उसे ही हम मेजरमेंट कहते हैं। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा? स्टीवेंस का ये कथन है, जिन्होंने यह कहा कि किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही हम मापन कहते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभक्त किया गया है, जो है मानसिक और भौतिक मापन। हम ये कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ मेंटल और सेकंड वन इज़ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। मानसिक मापन में कोई महत्व नहीं होता है अंकों का। मानसिक जो हमारा साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है उसमें अंकों को कोई स्थान ना देकर उन अंकों के आधार पर जो व्याख्या की जाती है उसको महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार भौतिक मापन में आवश्यक है अंकों का होना। जहाँ भौतिक मापन की बात है, कोई भी वस्तु जिसका हम मापन कर रहे हैं उसे हम उस मापन के आधार पर जो अंक प्रदान करते हैं उसे ही यहाँ भौतिक मापन कहा गया है। मानसिक मापन में नहीं होता है शून्य बिंदु। मानसिक जो हमारा मापन है उसमें शून्य बिंदु नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस है या इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जो है, किसी भी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो हमें कभी शून्य में प्राप्त नहीं होती है। वो हमेशा हमें प्राप्त स्कोर्स में प्राप्त होती है और जिसके आधार पर हम एक बच्चे की बुद्धि की व्याख्या करते हैं। मापन का क्षेत्र कैसा होता है? मापन का जो क्षेत्र है वो सीमित है। मापन के कार्य, फंक्शन ऑफ मेजरमेंट। मापन के जो कार्य हैं वर्गीकरण, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श, निदान और शोध करना। मापन के कार्यों को मैंने यहाँ आपको इसलिए बता दिया है कि हो सकता है ये सारे कार्य आपसे वहाँ पर इसी फॉर्म में पूछे जाएं। तो जो द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट हैं दे आर 6 टाइप्स: क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन, कंपैरिजन, काउंसलिंग, डायग्नोज एंड रिसर्च। मापन के स्तर, जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो यहाँ मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया है कि वो 4 प्रकार के होते हैं: शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात स्तर। लेवल ऑफ मेजरमेंट्स आर 4 टाइप्स: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। मापन का जो सबसे निम्नतम स्तर है, जो लोएस्ट लेवल है मेजरमेंट का, वो है शाब्दिक स्तर, नॉमिनल स्केल। मापन का सबसे उच्चतम जो स्तर है वो है अनुपात स्तर, रेशियो स्केल। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो हम उसे रेशियो स्केल के नाम से जानते हैं। मापन का तृतीय स्तर है अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल, जो है वो मापन का थर्ड स्केल है। वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं को किन्हीं गुणों के आधार पर जब एक क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं तो यह मापन का कौन सा स्तर माना जाता है? जब हम वस्तुओं और घटनाओं को किन्हीं गुणों के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो ये हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है, यानी कि क्रमिक स्तर।
मापन की वैज्ञानिक, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ मापनी मानी जाती है अनुपात, स्तर, रेशियो स्केल। थर्मामीटर कौन सी मापनी का उदाहरण है? अंतराल मापनी। जो थर्मामीटर होता है वो हमारे कौन से स्केल का एग्जाम्पल है? इंटरवल स्केल। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य निर्धारण। किसी भी वस्तु का मापन करके जब हम उसके आधार पर उसे अंक प्रदान करते हैं तो उसे ही मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्य द्वारा किसी वस्तु का सही ढंग से किया जाता है मापन। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, निरंतर और सतत। हम ये कह सकते हैं इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो हमेशा और निरंतर चलती रहती है और जिसके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ का एक इवैल्यूएशन करके उसका मूल्यांकन करके उसको अपने लिए सही है या गलत उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन का संबंध होता है शैक्षिक उद्देश्यों से। जहां मूल्यांकन की बात शिक्षा के क्षेत्र में होती है तो जो मूल्यांकन है वो पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित होता है। आंतरिक मूल्यांकन जो है, यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन जो है उसमें स्पेलिंग एरर है तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। आंतरिक मूल्यांकन जो है वो विद्यालय में कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाता है। आंतरिक मूल्यांकन होता है आत्मनिष्ठ। हम ये कह सकते हैं इंटरनल असेसमेंट आर सब्जेक्टिव। बाह्य मूल्यांकन में पाए जाती हैं वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। एक्सटर्नल जो इवैल्यूएशन है उसमें ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी पाई जाती है। सतत मूल्यांकन आवश्यक है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु। हम ये कह सकते हैं जो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है that is very important for the all round development of the student। एक समय में एक ही व्यक्ति पर जो प्रशासित किया जाता है ऐसा परीक्षण हम कह सकते हैं कौन सा परीक्षण होता है? व्यक्तिगत परीक्षण होता है। जो टेस्ट होते हैं वो उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसीलिए ये अलग अलग बताया है कि जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ सकते हैं कि जो टेस्ट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे व्यक्तियों पर प्रशासित किए जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति पर टेस्ट अप्लाई किया जाता है तो उसे हम व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट। और एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर जो किए जाते हैं वो सामूहिक परीक्षण होते हैं। यानी एक ग्रुप पर जब एक टेस्ट अप्लाई किया जाता है तो उसे हम ग्रुप टेस्ट कहते हैं। जिन परीक्षणों का निर्माण शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक करते हैं वो मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं। हम जो टेस्ट हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट मिलकर बनाते हैं वो टेस्ट ही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टों की श्रेणी में आते हैं। शाब्दिक परीक्षणों को कहते हैं पेपर पेंसिल परीक्षण। शाब्दिक जो हमारे वर्बल टेस्ट हैं इन्हें हम पेपर पेंसिल परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण कैटल ने किया है। जो हमारी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर है उसका निर्माण कैटल ने किया है। चित्र आकृतियों का प्रयोग किया जाता है अशाब्दिक परीक्षण में। जो इमेजेस टाइप एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो जिन भी टेस्ट्स में इमेजेस का प्रयोग किया जाता है वो हमारे नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है प्रयोजनपूर्ण और मानकीकृत। हम ये कह सकते हैं कि एक जो गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो पर्पसिव और स्टैंडर्डाइज्ड होता है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण निश्चित रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का प्रमाणीकृत और वस्तुगत मापन है। यह किसने कहा? एनास्टासी ने। एक उत्तम परीक्षण की जो व्यवहारिक कसौटियाँ हैं, उद्देश्य, व्यापकता, सुगमता, मितव्ययिता, सर्वमान्यता और प्रतिनिधित्वता। जो एक गुड टेस्ट जो होता है, एक अच्छा जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, उसकी जो कसौटियाँ या टेक्निक्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, व्यवहारिक कसौटियाँ और तकनीकी कसौटियाँ। तो जो व्यवहारिक कसौटियाँ हैं वो हैं उद्देश्य, व्यापकता, सुगमता, मितव्ययिता, सर्वमान्यता और प्रतिनिधित्वता। इसी तरह जो उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ हैं वो हैं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता और मानक। हम ये कह सकते हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं एक टेस्ट के वो हैं रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन और एंड नॉर्म्स। एक ऐसी परीक्षा जिसको बार बार प्रशासित करने पे एक से परिणाम प्राप्त हो वह परीक्षण कैसा माना जाता है?
विश्वसनीय माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि एक टेस्ट जो बच्चों पर बार बार अप्लाई किया जाए और रिजल्ट एक जैसा आए तो हम ये कह सकते हैं कि वो टेस्ट रिलायबल है। परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो ऐसा परीक्षण माना जाता है वैध। हम ये कह सकते हैं कि वैधता क्या है। अगर हमसे कोई आप पूछे कि वैधता क्या है तो हम ये कहते हैं किसी भी उद्देश्य के मापन के लिए जो परीक्षण बनाया गया है, अगर वो किसी भी उद्देश्य का मापन कर रहा है तो हम उस परीक्षण को वैध कह सकते हैं। भौतिक और मनोवैज्ञानिक निरीक्षण का अंकात्मक रूप होते हैं मूल आंकड़े। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसने कहा? बाउले का कथन है। किसी श्रेणी के प्राप्तांकों में सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक घटाने पर जो अंतर आता है उसे प्रसार कहते हैं। रेंज का जो सूत्र है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्लास इंटरवल इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये फॉर्मूला थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है सेटिंग्स में, तो आप इसको अपने पास नोट कर लें। जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, क्लास इंटरवल इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। एक छोटे न्यायादर्श में आंकड़ों की जो संख्या होती है वो 30 या उससे कम होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो 3 है, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक। द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर 3 टाइप्स, मीन, मीडियन एंड मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति प्रतिनिधित्व करती है समूह के प्राप्तांकों का। जो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्कोर ऑफ द ग्रुप। अंकगणितीय मध्यमान को कहते हैं सामान्य या औसत। संपूर्ण वितरण को जो 2 भागों में विभाजित करता है वो मध्यांक यानी कि मीडियन कहलाता है। किसी भी वितरण में जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो वह बहुलांक होता है यानी कि मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे कम शुद्ध मान है बहुलांक। 2 समूह के कार्यों व गुणों की तुलना हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से कर सकते हैं। सांख्यिकी का संबंध है आंकड़ों के संकलन और विवेचन से।